हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर 4/3/2021 का लेके आए हैं, जो एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर बना था 2021 में। अगर हम बात करते हैं आज के पेपर का, तो आज का एनालिसिस देखिएगा और जो भी एनटीपीसी का कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उसको पहले ओरिजिनल पेपर से अपना अनुभव लगाना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन बन रहा है। आपको बता देते हैं कि इसमें मैथ से जो बनेगा वो मैथ सेशन से आता है 30 क्वेश्चन। रीजनिंग का अगर बात करिएगा तो रीजनिंग से क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा 30, और जीए का अगर बात करिएगा तो जीए से आपको देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन। ये बात किए हम पीटी का, इसी में बढ़ा लीजिएगा। मैथ 5 बढ़ता है तो 35 हो जाता है मेंस के लिए। अगर बात करते हैं रीजनिंग का तो रीजनिंग भी हो जाता है 35 मेंस के लिए, और जीए का बात करिएगा तो इसमें भी 10 जुड़ जाता है और 50 हो जाता है मेंस के लिए। लेकिन आपको बता देता है कि इसमें कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाया जाता है। अगर इस वेटेज का बात करते हैं जीए का, तो जीए में 7 से 8 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस पेपर जिसे बताते हैं आपको कि अगर 24 में पेपर होने वाला है या 25 में होगा तो 24 का करंट अफेयर्स पढ़िए, जो हम मंथली करवा रहे हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च भी मेरा ख़त्म हो गया है सेशन, जो मंथली करवा रहे हैं। और इसी से 50 क्वेश्चन हम संडे के ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं, जो मिक्सिंग रहता है करंट अफेयर्स का, तो वो देखिए और उससे बाहर नहीं जाएगा। और पर डे सेशन आता है सुबह 7 बजे, और एनटीपीसी का शाम में 7 बजे, शाम में 6 या 7 के बीच में वीडियो अपलोड होता है। इसको भी देखते रहिए। और साथ में आपको हम बता देते हैं कि इसी तरीक़ा से ग्रुप डी का भी एक नोटिफिकेशन आउट होने वाला है, उसका भी हम ओरिजिनल पेपर लेके आएंगे और उसका भी हूबहू एनालिसिस करवाएंगे। आपको हम बता देते हैं कि ग्रुप डी में जो सबसे ज़्यादा वेटेज बना था फिजिक्स में, जो कुछ चैप्टर है लाइट वगैरह है, तो लाइट चैप्टर ये सब स्पेशल हम न्यूमेरिकल भी लाते रहेंगे। 15-20 का मिनट का सेशन रहेगा, और बाद बाकी उसका ओरिजिनल पेपर भी हम करवाएंगे। तो आप एक कड़ी बांध के मेहनत करिए इस चैनल से जुड़ के। हम आपको बता देते हैं हूबहू ओरिजिनल पेपर से आपको हम एनालिसिस करवाएंगे, और जो भी क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे ओरिजिनल पेपर से ही करवाएंगे। तो पूरा अभी टारगेट है ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करेगा, चाहे तो एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो या एलपी हो। साथ में आपको ये भी हम बता देते हैं कि अगर कैंडिडेट एसएससी का भी तैयारी करते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा आपको, कोई भी विभाग हो उसका ओरिजिनल पेपर। अभी वर्तमान में एसएससी का चल रहा है, और यहाँ हम वर्तमान में रेलवे का करवा रहे हैं। रेलवे का भी एलपी का डेट देगा तो उसका भी ओरिजिनल पेपर एनालिसिस करवा देंगे। अब चलते हैं सेशन पर। आज का जो एनालिसिस है वो 4/3/2021 का पेपर है एनटीपीसी का, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न में बोला गया है, पहला प्रश्न में बोला है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर बात करते हैं तो ये तो करंट में उस समय पूछा गया था कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उस समय था न्यायमूर्ति रंजन गोगोई था। उस समय क्या था, तो रंजन गोगोई था। अगर हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश का जो शपथ दिलवाते हैं, शपथ का अगर बात करिएगा तो शपथ दिलाते हैं कौन, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और अगर त्याग पत्र भी इनको देना पड़ेगा तो राष्ट्रपति को ही देते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए इस प्रश्न में बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बोला गया है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष का, तो पहले ये समझिए कि संविधान का बैठक जो स्टार्ट हुआ था, संविधान का जो प्रथम बैठक हुआ था, प्रथम बैठक वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन यही 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष का अगर बात करिएगा तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आपको बताते हैं, पूछा है आपसे प्रश्न में कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, प्रथम अध्यक्ष पूछा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम अध्यक्ष बोला है, एक मतलब जब सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में पूछता तो वो बता देता कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ स्पष्ट बोला है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये राइट आंसर जो होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। तो हम क्या बताएं कि बैठक जो संविधान का प्रथम हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अस्थायी अध्यक्ष बैठाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, और वही 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अगर हम इसी में बात करते हैं तो उस समय सलाहकार कौन थे, तो सलाहकार में जो काम कर रहे थे, सलाहकार का अगर बात करिएगा तो सलाहकार थे BN राव। कौन थे, तो BN राव सलाहकार थे। संविधान सभा का जो सलाहकार अगर बोलेंगे कि सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। कौन थे, तो BN राव थे, BN राव। अगर बात करिएगा कि बताइए कि संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। यहाँ से आपसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत का मतलब यही होता है कि संविधान बन के तैयार कब हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान बनकर तैयार हो गया था। अगर इसी में बात करिएगा तो इसी में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि संविधान का जो अंतिम बैठक कब हुआ था, संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, अंतिम अगर बैठक पूछ लेगा कि संविधान का अंतिम बैठक कब हुआ था, तो ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान का अंतिम बैठक हुआ था, संविधान का अंतिम बैठक हुआ था, संविधान का अंतिम बैठक हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन पर भी जरा देख लीजिए। ऑप्शन में बोला गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 बार अध्यक्षता किए थे, एक 36 में भी किए थे और एक 37 में भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। अगर बात करते 36 में किए थे तो लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, और अगर 37 का बात करिएगा तो फैजपुर का कर रहे थे। कहाँ के, तो फैजपुर के अध्यक्षता किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर और बात करिएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे थे, और इनको 1962 में ही भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न 1962 में ही दिया गया था। अगर भारत रत्न का बात करिएगा तो भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू जी को भी दिया गया था 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी का भी भारत रत्न दिया गया था। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करिएगा तो लाहौर अधिवेशन 1929 याद रखिएगा कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने ही लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग किए थे लाहौर अधिवेशन में। कब, तो 1929 का अधिवेशन, और रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को ही रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे कौन, जवाहरलाल नेहरू, और उसी दिन पूर्ण स्वराज की मांग किए और बोले कि 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी समझ गए होंगे। अगर हम इसी में बात करते हैं BR अम्बेडकर का, तो आपको पता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष यही थे, ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो BR अम्बेडकर थे। अगर बात करिएगा कि तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी हो लिए थे। अगर बात करेगा कि बताइए पूना समझौता हुआ था, पूना पैक्ट किनको बीच में हुआ था, पूना पैक्ट भी बोलेगा कि कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था। किनको, तो महात्मा गांधी प्लस अंबेडकर जी के साथ हुआ था, महात्मा गांधी प्लस अंबेडकर जी के साथ हुआ था। तो इस प्रश्न में देखे होंगे, ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा
इस प्रश्न में बोला गया है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। बोला है कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। अगर बात करेगा वित्तीय साक्षरता का तो आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक लेके आता है। कौन लेके आता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक लाता है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। इनमें से किसके द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित होता है। अगर बात करिएगा आरबीआई का तो आपको पता है कि आरबीआई का गठन जो हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर बात करिएगा कि उस समय भारतीय गवर्नर कौन था, भारतीय गवर्नर कौन था, तो वो थे सीडी देशमुख थे। लेकिन अगर बोलेगा कि पहला गवर्नर कौन था, तो वो थे ओ स्वर्ण स्मिथ थे। लिख लीजिएगा, ओ स्वर्ण स्मिथ था जो गवर्नर था। अगर बात करेगा आरबीआई का, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण का अगर पूछेगा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 में। कब हुआ था? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में हेडक्वार्टर पड़ता है। आरबीआई का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। भारतीय गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख था। बोलेगा कि प्रथम गवर्नर कौन था, तो प्रथम था ओ स्वर्ण स्मिथ था। अगर पूछेगा कि बताइए राष्ट्रीयकरण कब आरबीआई का हुआ, तो राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मिलेगा आपको मुंबई में। अगर हम बात करते हैं एसबीआई का, तो भारतीय स्टेट बैंक पहले जो 1955 में गठन हुआ था, पहले इंपीरियल बैंक था। इंपीरियल बैंक बना था कब? 1921 में। 1921 में इंपीरियल बैंक बना। ये क्यों बना? क्योंकि बात करते हैं कि बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बे को मर्ज किया गया और मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। कब? 1921 में। और 1921 में इंपीरियल बैंक बना और इसी का राष्ट्रीयकरण हुआ कब? तो 1955 में। 1955 में इसी को राष्ट्रीयकरण हुआ और यही राष्ट्रीयकरण इंपीरियल बैंक आगे बन गया क्या चीज़? तो भारतीय स्टेट बैंक बन गया। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में पूछा है आपसे कि बताइए कि नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरौरा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं कि तारापुर, सबसे पहले पूछ लेता है कि बताइए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन था। भारत का प्रथम ऊर्जा केंद्र, भारत का पहला या प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा था? ऊर्जा केंद्र कौन था? तो ये था तारापुर। कौन था? तो ये तारापुर परमाणु था। तारापुर परमाणु ऊर्जा था। तारापुरी पड़ता कहाँ? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा? तारापुर था। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। तो नरौरा कहाँ पर गया? तो उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेमेंट बैंक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगर पेमेंट बैंक का बात करते हैं कि पेमेंट बैंक के संबंध में इनसे कौन सा कथन है जो गलत दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं, यही गलत है। ये ऑप्शन जो 2 दिया हुआ है गलत है। अगर हम बताते हैं आपको पेमेंट बैंक का, तो पेमेंट बैंक है जो डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, जिसे पैसा आप निकालते हो डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। वह ऋण प्रदान नहीं कर सकता, ये भी सही है कि वह ऋण प्रदान नहीं कर सकता है। और वे मांग आधारित जमा स्वीकार करता है। ये भी किसका काम है? तो पेमेंट बैंक का काम है। लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करता है, ये गलत है कि क्रेडिट कार्ड वो जारी नहीं करता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा दोस्त फ्रेंड्स, हम बता देते हैं आपको कि इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम एनपीएस स्टडी टेलीग्राम देखिएगा। इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन से भी लिंक से आप टेलीग्राम से हमको जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको जो भी लेक्चर कराया जाता है उसका लिंक वहाँ लिंक के साथ साथ उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। वीडियो का लिंक भी वहाँ रहता है और वीडियो का पीडीएफ भी वहाँ मिल जाएगा। तो
टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ आपको वीडियो भी दिखेगा और वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलेगा। जो लेक्चर कराया जाता है उसका पीडीएफ वहाँ डाल दिया जाता है। चलते हैं, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न में बोला गया है। 19 में बोला है कि डुरंड रेखा किन दो देशों के विभाजित करता है। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच विभाजित करती है। तो ये अफगानिस्तान को करता है। किसको करता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डुरंड रेखा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बोलेगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, तो करता है कौन सा? तो डुरंड रेखा। अगर वही पूछ दे कि पाकिस्तान और भारत को कौन अलग करता है, तो ये करता है रेड क्लिफ। कौन करता है? तो रेड लाइन करता है, रेड क्लिफ करता है। लेकिन वही अगर चीन प्लस इंडिया का बोल दे, भारत का बोल दे, तो मैकमोहन रेखा करता है। मैकमोहन रेखा अलग करता है। तो चीन और भारत का हो गया मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान और भारत का हो गया रेड क्लिफ हो गया। और आपसे प्रश्न बोला डुरंड रेखा, तो डुरंड रेखा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर यूएन का बात करिएगा तो यूएन का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 का इसका गठन हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में हो गया। अगर हम बात करते हैं कि इसमें अस्थाई मेंबर कितना है, अस्थाई मेंबर पूछेगा आपसे कि अस्थाई सदस्य कितने हैं, तो अस्थाई सदस्य बात करिएगा तो 5 है, जिसमें आपको हम बता देते कि कौन कौन है। तो यूके हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए के बाद चाइना हो गया, चाइना के बाद रूस हो गया, और रूस के बाद फ्रांस हो गया। ये 6 अस्थाई अध्यक्ष है, सदस्य है। अगर हम बात करते हैं कि अस्थाई सदस्य भी पूछ लेता है, तो अस्थाई सदस्य का बात करेगा तो अस्थाई सदस्य होता है 10, जिसका कार्यकाल कितना होता है? तो 2 साल का होता है। कार्यकाल कितना का? तो 2 साल होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए कि इसका कितने अंग होता है यूएन का, तो अंग को टोटल 6 अंग इनका है। और अगर यूएन का पूछेगा कि कितने मेंबर जुड़ा हुआ है, तो इसके सदस्य टोटल कितना है? तो 193 सदस्य टोटल है। टोटल कितने सदस्य है? तो 93 सदस्य है। अगर इसमें भाषा आपसे पूछ लेगा कि भाषा कितना है, तो भाषा इसमें 6 है। भाषा कितने इसमें है? तो भाषा भी इसमें कितने देखने को मिलता है? तो 6 भाषा देखने को मिलता है। तो आपको हम क्या बताएं कि भाषा होता है 6, अंग होता है 6, अस्थाई अध्यक्ष होता है 10, जिसका कार्यकाल 2 साल का होता है। अस्थाई अध्यक्ष पूछेगा तो 5 होता है। अस्थाई अध्यक्ष जिनको पास वीटो पावर रहता है। अगर बात करते हैं इसका गठन कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को। टोटल मेंबर कितना जुड़ा हुआ है? तो 193 मेंबर जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। बोला है कि उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपने मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया था। तो किया था माधवी कुट्टी का प्रयोग किया था। क्या किया था? तो माधवी कुट्टी का प्रयोग किया था। अगले प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में बोला गया है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन न्यूनतम राशि कितना था। बता देते हैं दोस्त कि अटल पेंशन या योजना कोई भी हो, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। जो भी हम करेंट अफेयर्स करा रहे हैं ना, उसमें योजना हम सारा करवा देंगे। जिस योजना से पूछता है, संभावना है कि 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है योजना से। तो पूछा कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमून्य मासिक पेंशन न्यूनतम राशि कितना होता है। तो होता है 1000। अटल पेंशन में कितना होता है? तो अटल पेंशन योजना में 1000 होता है। आपसे एक पूछ लेता है प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को आया था प्रधानमंत्री जन धन योजना। आपसे पूछ लेगा मेक इंडिया कब आया था। तो यह आया था 25
25 सितंबर 2014 को आया था मेक इन इंडिया। अगर इसी में आपसे पूछ लेगा कि बताइए अटल पेंशन योजना कब आया था, अटल पेंशन योजना कब आया था, तो यह आया था 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना कब आया था, तो 9 मई 2015 को आया था। 9 मई 2015 को आया था अटल पेंशन योजना। आपको हम बताएं कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमूल्य मासिक पेंशन का न्यूनतम राशि 1000 है। अटल पेंशन योजना आया था कब, तो अटल पेंशन योजना आया था 9 मई 2015 को आया था। 9 मई 2015 को आया। फिर पूछे प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था, तो 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना आया। मेक इन इंडिया कब आया था, तो 25 सितंबर 2014 को आया था। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आया। मेक इन इंडिया कब आया, तो 25 सितंबर 2014 को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा बोला है कि बताइए इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है, खाद्य एवं कृषि भी है, लेकिन रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी नहीं है। रेड क्रॉस इंटरनेशनल समिति है कमेटी जो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। अगर हम बात करते हैं रेड क्रॉस का, तो आपको पता है कि रेड क्रॉस का जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1863 में। कब हुआ था, तो 1863 में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। अगर बात करेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जिनेवा में देखने को। कहाँ, तो जिनेवा में देखने को मिलेगा हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसी में बात करते हैं तो इसी में श्रम संगठन देखिएगा, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। अगर इसका हेडक्वार्टर का बात करेगा तो इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बात करिएगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अगर बात करेगा तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो था WHO का भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में ही है। WHO का कहाँ हेडक्वार्टर है, तो जिनेवा में हो गया। जिनेवा में हो गया। जिनेवा में हो गया। अगर बात करेगा इसका गठन कब हुआ था WHO का, तो WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। किसका, तो WHO का गठन कब हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को हुआ था विश्व WHO का, और हेडक्वार्टर हो गया जिनेवा में। फिर आपको रेड क्रॉस का भी बता दें कि 1863 में हुआ था हेडक्वार्टर, उसका भी जिनेवा में है। अगर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी जिनेवा में। खाद्य एवं कृषि का देखिएगा, खाद्य एवं कृषि का इसका हेडक्वार्टर पड़ता है इटली में। कहाँ, तो इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अगर बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। किसका, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का। इसका कहाँ हेडक्वार्टर हो गया, तो इटली में। कहाँ हो गया, तो इटली। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, तो राइट आंसर का अगर बात करिएगा तो राइट आंसर होगा इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी है जो इसका सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोला है कि उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो कौन थे, तो C.F. एंड्रयूज थे। कौन, C.F. एंड्रयूज थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में है, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि ये बताइए कि विजयनगर राजवंश उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी का शासन किया था। तो 16वीं शताब्दी में जो शासन किया था वो किया था कौन, तो कृष्णदेव राय किए थे। कौन किए थे, तो कृष्णदेव राय किए थे। अगर कृष्णदेव राय का बात करेगा तो तुलुब वंश से जुड़े हुए थे। किसे, तो तुलुब वंश से जुड़े हुए थे। तो तुलुब वंश का ही शासक थे, प्रतापी शासक थे। अगर बात करिएगा कृष्णदेव राय का, तो कृष्णदेव राय का एक किताब आया था, बुक आया था, उसको बोलते हैं
अमुक्त अमुक्त माल्याद। वो मुक्त माल्याद किसका था? तो कृष्णदेवराय का। अमुक्त माल्याद था किसका? तो कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने कहा था कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेवराय था। किसने बोला था? तो बाबर ने। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि बाबर ने दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक किसको कहा था? तो कहा था कृष्णदेवराय को। किसको कहा था? तो कृष्णदेवराय। किससे? तो तुलुक वंश का प्रतापी शासक है। अगर बात करेगा कि इसका किताब का था अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद इसका किताब है। किसका? कृष्णदेव राय का। अगर हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं तो आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का, तो विजयनगर का अगर स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। और ये हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कौन किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर का स्थापना किया और दक्षिण भारत को जीत के विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा था। दक्षिण भारत को जीतकर विजयनगर साम्राज्य का नींव रखा था। और अपने पिता के ही नाम पर, अपने पिता का नाम था सेवम। क्या नाम था? तो अपने पिता के नाम था सेवम। और अपने पिता के नाम पर, सेवम के नाम पर ही अपना वंश का नाम रखा संगम वंश। कौन सा वंश? तो संगम वंश अपने पिता के नाम पर रखा। और अगर बात करेगा कि राजधानी कहाँ बनाया था, तो राजधानी बनाया था हम्पी में। कहाँ पड़ता है? तो हम्पी कर्नाटक में पड़ता है। तो हम्पी में बनाया था। तो क्या बताएं कि इसका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ 1336 में। स्थापना कौन किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और अपने पिता सेवम के नाम पर अपना वंश जो स्टार्ट किया उसको संगम वंश रखा। सेवम के नाम पर संगम वंश रखा। राजधानी रखा कहाँ? तो हम्पी में। अगर कृष्णदेवराय का बताते हैं तो आपको बताया कि बाबर ने बताया था कि दक्षिण भारत का एकमात्र शक्तिशाली शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय था। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिएगा अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला है कि ये बताइए कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के किए जाने में एक विद्युत लेपन किस धातु का उपयोग किया जाता है? बोलता है कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं जस्ता का। इसी को हम बोलते हैं ग्लाइवाइलेजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जस्तीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्रोमियम का, तो आपको पता है कि क्रोमियम का उपयोग होता है। जो रिम देखते हैं, रिम जो साइकिल का जो रिम होता है, वो रिम का जो चमक होता है ना, वो किसका बना होता है? तो क्रोमियम का ही लगा होता है, परत रहता है। तो क्रोमियम का किस में प्रयोग करते हैं? तो रिम में भी प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं रेडियम का, तो रेडियम और पोलोनियम के लिए मैडम क्यूरी को नोबेल मिला था 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में आविष्कार किए थे रेडियम और पोलोनियम के। कौन? तो मैडम क्यूरी। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1903 ईस्वी में, नोबेल प्राइज दिया गया था। तो संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए ग्लाइवाइजेशन होता है, जस्तीकरण जिसको हम बोलते हैं, वो बोलते हैं जस्ता का। किसका प्रयोग करते हैं? तो जस्ता का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है प्रश्न में कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र बायो रिजर्व वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? बोला है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो कौन? मानस शामिल नहीं है। बाद बाकी नंदा देवी उत्तराखंड शामिल है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल शामिल है, मन्नार की खाड़ी भी शामिल है। लेकिन अगर बोलेगा कि बताइए कि बायो रिजर्व में कौन शामिल नहीं है, तो मानस नहीं है। मानस कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। कहाँ? तो असम में हो गया। अगर असम में बात करेगा तो काजीरंगा नेशनल पार्क को जानते होंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग का गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर असम का बात करेगा तो माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? तो माजुली द्वीप जो पड़ता है, माजुली द्वीप पड़ता है किस पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा है? तो माजुली द्वीप। अगर असम का बात करेगा तो असम में पूछ लेता है कि न्यूनतम नए कौन जुड़े हैं? तो सत्रिया जुड़ा है। कौन सा नृत्य जुड़ा है? तो सत्रिया जुड़ा है। तो सत्रिया नृत्य कहाँ से है? तो असम से। सत्रिया नृत्य असम से। माजुली द्वीप कहाँ पड़ता था? ब्रह्मपुत्र नदी पर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है, एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगर मानस पूछेगा तो मानस भी कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। बिहू फेस्टिवल का भी बात करेगा तो बिहू भी पड़ता है असम में। बिहू
बिहू फेस्टिवल भी पड़ता है कहाँ, तो असम में। तो बिहू फेस्टिवल हो गया असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानस, जो बायो रिजर्व में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न देखिएगा इस प्रश्न में बोला गया है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे। वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्हें वांशीगठन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। बोलता है कि वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे, जो भारतीय कवि थे जिन्हें वांशीगठन डीसी में, कहाँ, तो वांशीगठन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो किया गया था किसको, तो अभय तो अभय के को आमंत्रित किया गया था। कहाँ, तो वांशीगठन डीसी में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तो किया गया था किसमें, तो अभय के को। अगर हम बात करते हैं वांशीगठन डीसी का, तो वांशीगठन डीसी किसका है, तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। अगर बात करें कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का गठन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभय को लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आमंत्रित मिला था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करते हैं मतदाता दिवस का, तो मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, तो भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इसी में हम चुनाव आयोग का बात करते हैं, तो चुनाव आयोग का अगर बात करेगा कि चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग का बारे में हम बताते हैं आपको कि चुनाव आयोग का अगर हम बात करते हैं भाग के में दिया है, तो भाग दिया है 15 में। अगर आपसे पूछ लेगा कि अनुच्छेद बताइए, आर्टिकल बताइए, तो आर्टिकल आपको मिलेगा 324 में। अगर पूछेगा कि बताइए गठन बताइए, गठन फाउंडेशन कब हुआ था, तो हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर बोलिएगा कि प्रारंभ में कितने सदस्य इसमें थे, तो प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में 1 सदस्य थे। प्रारंभ में निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य थे, तो 1 सदस्य थे। लेकिन बाद में जोड़ा गया तारकुंडे समिति का एक सिफारिश पर, तारकुंडे के सिफारिश पर 3 सदस्य बन गया। तीनों अस्थाई सदस्य थे, तो 3 अस्थाई सदस्य बन गए। हम क्या बताएं आपको, चुनाव आयोग का भाग 15 में दिले है, आर्टिकल 324 में दिले है। गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। प्रारंभ में 1 सदस्य था, जो निर्वाचन आयोग का 1 सदस्य था, लेकिन तारकुंडे समिति पर 3 सदस्य बना दिया गया तारकुंडे पर। अगर इसी में बात करिएगा कि चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो चुनाव आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो देखने को मिला था, वो मिला था सुकुमार सेन। कौन था, तो सुकुमार सेन था जो प्रथम चुनाव आयुक्त था, प्रथम चुनाव आयुक्त। अगर वर्तमान में बात करेगा तो कौन है, तो राजीव कुमार है। कौन सा, तो राजीव कुमार वर्तमान में है। राजीव कुमार अभी कोची है, तो वर्तमान में है। अगर इसी का कार्यकाल बात करिएगा कि कार्यकाल कब होता है चुनाव आयोग का, तो कार्यकाल होता है चाहे तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष, दोनों में कोई भी हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसको हटाने के लिए भी महाभियोग की प्रक्रिया किया जाता है। और अगर त्याग पत्र देना होगा तो त्याग पत्र ही देते हैं किसको, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। त्याग पत्र किनको देते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मिलते हैं, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को कौन बीच में मिलाता है, तो मिलाता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन मिलाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ से मिलते हैं। बोलेगा कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को कौन सी पहाड़ियाँ से मिलती है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ से मिलती है। किससे, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ से मिलती है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम घाट का, तो पश्चिम घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। और इसी को हम पश्चिमी घाट को भी बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं, तो कोंकण तट बोलते हैं। कोंकण तट भी बोलते हैं किसको, तो कोंकण तट बोलते हैं पश्चिमी घाट को। अगर यही बात करते हैं अगर पूर्वी घाट के बारे में, तो पूर्वी घाट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट।
कोरोमंडल तट होता है, कोरोमंडल तट होता है पूर्वी घाट को। पूर्वी घाट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। अगले प्रश्न पर देखिएगा 49 का प्रश्न देखिए। 49 में बोला कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अगर बात करते हैं कि भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जब एक्टिव रहता है, मतलब कभी भी, मतलब हमेशा फटते रहता है, तो एक्टिव रहता है सक्रिय ज्वालामुखी, वो है बैरन द्वीप। कौन है? तो बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप पड़ता है अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में पड़ता है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। अगर हम बात करते हैं कि अंडमान और निकोबार का राजधानी जो चेंज हुआ है, तो पहले राजधानी क्या था? पहले इनको राजधानी था, पहले राजधानी थे क्या चीज़? पोर्ट ब्लेयर था। क्या था? तो पोर्ट ब्लेयर था। लेकिन नया राजधानी जो वर्तमान में बना है, वर्तमान में जो राजधानी बना है, वो बना है श्री विजयपुरम। क्या बना है? तो श्री याद रखेगा, करंट का भी प्रश्न है, श्री विजयपुरम कर दिया गया है, श्री विजयपुरम किया है, श्री विजयपुरम किया है। अब लिख देते हैं श्री विजयपुरम क्या किया है? तो श्री विजयपुरम किया है, श्री विजयपुरम किया है, श्री विजयपुरम किया है, श्री विजयपुरम किया। फिर से हम बता देते हैं आपको कि अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछेगा भारत में, तो बैरन द्वीप हो गया। ये बैरन द्वीप पड़ता कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में पड़ता है। अंडमान निकोबार के पहले राजधानी पोर्ट ब्लेयर था, लेकिन पोर्ट ब्लेयर को नाम चेंज करके अब कर दिया इसका राजधानी श्री विजयपुरम। राजधानी चेंज नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज किया है, श्री विजयपुरम होगा, श्री विजयपुरम होगा। अगर बात करते हैं कि विश्व के सबसे ऊंची ज्वालामुखी का, विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पड़ता है कोटोपैक्सी। कौन सा ज्वालामुखी है? तो कोटोपैक्सी है। क्या बोले हम कि विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, जो विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा हो गया? तो ये हो गया बैरन द्वीप। कौन सा हो गया? तो बैरन द्वीप हो गया। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ है। तो फॉरबिडन सिटी पड़ता है चीन में। कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है फॉरबिडन सिटी अगर बोलेगा तो कहाँ मारना है? तो चीन में मारना है। फॉरबिडन सिटी कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में बोला है कि किस तत्व के परमाणु संख्या और उस तत्व के प्रत्येक परमाणु नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है। आपको बताते हैं कि बोला है किस तत्व की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, और प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद संख्या के बराबर होता है। आपको पता है कि नाभिक की जो खोज किया था, वो किया था कौन? तो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। कौन किया था? तो रदरफोर्ड में। आपको बताते हैं कि ये नाभिक है, और बताते हैं कि ये है जो मानते कक्षा है। तो नाभिक में पाया जाता न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। आपको पता है कि मानते हैं कि प्रोटॉन ये प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन अगर बताते हैं कि जो प्रोटॉन है जब परमाणु संख्या के बराबर होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। लेकिन एक सेकंड बताते हैं पूरा बढ़िया से। ये बताइए कि हम यहाँ बताते हैं, स्पेस नहीं था। मानते हैं कि प्रोटोनों की संख्या, नाभिक में तो समझ गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटोनों की संख्या जो होता है, प्रोटोनों की संख्या होता है जो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या के बराबर होता है। परमाणु संख्या के बराबर होता है, और साथ में इलेक्ट्रॉन संख्या के भी बराबर होता है। अब कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन संख्या के कभी कभी तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन संख्या अगर बोलेगा तो प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन में धनावेशित और ऋणावेशित लगा दिया, तो उस समय प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होता है, बस ये दोनों बराबर रह जाता है। अगर हम बोल दिए कि अगर प्रोटॉनों की संख्या और ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर धनावेशित है, ऋणावेशित है, हम बोल दिए कि ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित अगर हम बोल दिए तो समझिए कि बराबर नहीं होगा। अगर वही बोल दिए कि अगर मानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या धनावेशित है, तो ये भी बराबर नहीं होगा। इसका कंसेप्ट जब केमिस्ट्री में पढ़िएगा, परमाणु संख्या जब एटॉमिक नंबर पढ़ाएंगे वहाँ हम बताएंगे आपको, वो भी हम सेशन लेके आएंगे। यहाँ समझ जाइए ये कि प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है। लेकिन एक बात यहाँ समझ जाइएगा कि प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या हमेशा बराबर होता है, हमेशा, ये कहीं भी चेंज नहीं होता। परमाणु संख्या और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा बराबर होता है। इसीलिए प्रश्न में पूछ लिया जाता है प्रोटॉनों की संख्या,
परमाणु संख्या के बारे में। इलेक्ट्रॉन की संख्या न पूछने की वजह यही है कि कभी कभी अगर वो धनावेशित और ऋणावेशित दे देता है तो वो बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हम सोडियम ले लिए तो आपको पता है कि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, और ये बताइए कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो द्रव्यमान संख्या होता है 23। ठीक है, ये बताइए, ये तो हो गया परमाणु संख्या। ठीक है, एक ऑप्शन लेते हैं, मानते हैं कि सोडियम पर हम चढ़ा दिए प्लस धनावेशित बोल दिए। ठीक है, तो ये बताइए अगर यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और एटॉमिक नंबर देते हैं शॉर्ट में, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा तो 11 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ बोल दे कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ आपको देखिएगा चेंज हो जाएगा। यहाँ चेंज ऐसे होगा, देखिएगा अगर यहाँ चेंज होगा कि यहाँ प्रोटॉनों की संख्या और अगर एटॉमिक नंबर पूछेगा, एटॉमिक नंबर पूछेगा तो 11 ही होगा। क्या होगा, तो 11 ही होगा, 11 ही होगा, 11 ही होगा यहाँ, क्योंकि 11 है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा तो धनावेशित है, मतलब कि एगो त्यागेगा, और त्यागेगा एक का मतलब कि यहाँ जो हो जाएगा 11 ना होकर यहाँ 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ बराबर नहीं हुआ। यही कहानी ऋणावेशित के साथ होता है। इसलिए आपसे प्रश्न में पूछा गया है, जो देखिए प्रश्न पूछा कि किस तत्व की परमाणु संख्या दिया, इलेक्ट्रॉन संख्या नहीं दिया। जान रहा है कि इलेक्ट्रॉन संख्या देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको क्लियर बोलना होगा कि धनावेशित और ऋणावेशित नहीं है, उदासीन है। अगर उदासीन इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे तो समझ जाइएगा कि ये वाला केस हमको पालन हो जाएगा, उदासीन। अगर धनावेशित और ऋणावेशित दे देगा तो ये पालन नहीं होगा। समझिएगा, परमाणु संख्या का तत्व और परमाणु के नाभिक में मौजूद, परमाणु के नाभिक में बोलता प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है किसका, तो प्रोटॉन की संख्या। अगर यही बात करते हैं तो आपको पता है कि प्रोटॉनों की खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। कौन किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन न्यूट्रॉन को बोलेगा तो चैडविक ने किया था। कौन किया था, तो चैडविक ने खोज किया था न्यूट्रॉन का। अगर बोलेगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो ये किया था जे थॉमसन ने। कौन किया था, तो जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो 1 प्रोटॉन। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ से लिया गया था, किस संविधान या किस देश के संविधान से लिया गया था। आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व मतलब डीपीएसपी का बात कर रहा है, डीपीएसपी का बात कर रहा है। तो डीपी और एसपी लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। डीपीएसपी लिया गया था कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। अगर डीपीएसपी का अगर बात करिएगा, डीपीएसपी का अगर बात करिएगा तो ये जो अब आपको भाग मिलेगा वो भाग मिलेगा 4, भाग मिलेगा 4 में। अगर बोलिएगा कि अनुच्छेद आर्टिकल कितने में मिलेगा, तो आपको 36 से 51 में मिलेगा। लेकिन डीपीएसपी है जो न्यायालय के वाद योग नहीं है, न्यायालय इस पर कोई एक्शन नहीं, लेकिन न्यायालय के वाद योग नहीं है, वाद योग नहीं। आपसे पूछ लेता कि बताइए डीपीएसपी न्यायालय के वाद योग है कि नहीं, तो नहीं है, वाद योग नहीं है। अगर और बात करते हैं इसी में, तो आपको दिया हुआ यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया था। मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। अगर न्यायिक समीक्षा बोलेगा कि न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया था, तो वो भी लिया गया था यूएसए से। अगर बोलेगा कि बताइए उपराष्ट्रपति का वाइस प्रेसिडेंट का पद कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। अगर बोलेगा कि कानून संरक्षण का सिद्धांत, कानून संरक्षण का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था, तो वो भी यूएसए से ही लिया गया था। कहाँ से, तो यूएसए के से ही लिया गया था। अगर बात करते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से, प्रस्तावना का महाभियोग कहाँ से लिया गया था, महाभियोग कहाँ से लिया गया था, महाभियोग कहाँ से लिया गया था, तो ये भी लिया गया था अमेरिका से। अगर बात करेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना भी लिया गया था यहीं से। प्रस्तावना भी कहाँ से लिया गया था, तो अमेरिका से ही लिया गया था। अगर हम ग्रेट ब्रिटेन का बात करते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया था, तो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया था। अगर बात करिएगा कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया था, विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटेन से लिया गया था। अगर हम बोलेंगे कि बताइए राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया था, तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया था। तो बताते हैं कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व अवधारणा किस देश से लिया गया था, तो ये लिया गया था आयरलैंड से लिया गया था। कहाँ से, तो आयरलैंड से लिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा,
इस प्रश्न में बोला गया है 57 में बोला है कि इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था बारदोली सत्याग्रह, और हुआ था कब? तो 1928 में हुआ था। 1928 में हुआ था। कहाँ? बारदोली सत्याग्रह। और महात्मा गांधी के कहने पर बारदोली की महिलाओं के द्वारा सरदार जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। किसको? पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। इसलिए पूछता है कि वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। बारदोली की महिलाओं को द्वारा दिया गया था। आपको वल्लभ भाई पटेल के बारे में पता है कि कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन, कौन सा? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे कराची अधिवेशन का। अगर इसी में बात करेगा चंपारण सत्याग्रह का, तो ये हुआ था 1917 में, और इसमें संपर्क में पहला सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने 3 कठिया पद्धति को, नील की खेती 3 कठिया पद्धति को हटवाए थे, और इसी में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन से बुलाए थे। कहाँ? बिहार, चंपारण में। और इसीलिए चंपारण सत्याग्रह फेमस हुआ। पूछेगा आपसे प्रश्न में कि बताइए चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को बुलाए कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। कौन बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। लेकिन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के साथ साथ आए कौन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे। फिर जयप्रकाश नारायण आए थे, जयप्रकाश नारायण जी आए थे, और साथ में जेबी कृपलानी आए थे। जेबी कृपलानी आए थे। तो जेबी कृपलानी भी आए थे। किनको साथ है? तो महात्मा गांधी जी को साथ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर खेड़ा सत्याग्रह का बात करते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद में दोनों 1918 में हुआ था, और ये दोनों सत्याग्रह करवाए थे कौन? ये दोनों में तो महात्मा गांधी किए थे। महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह भी और अहमदाबाद मिल हड़ताल भी किए थे। कौन? महात्मा गांधी। दोनों सक्सेस हुआ था, और हुआ था कब? तो 1918 में हुआ था। अगले प्रश्न पर देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है प्रश्न में कि बताइए पर्यावरणीय दुर्घटनाएं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसका कौन सा सही नहीं है? तो ये दिया है 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिस्चार्ज। अगर हम बात करते हैं इसका, तो ये तो गलत है, ये आपको गलत पूछा है, लेकिन बाकी सब सही दिया है। जैसे आपको पता है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट जो चेर्नोबिल में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो चेर्नोबिल पड़ता है यूक्रेन में। कहाँ पड़ता है? तो यूक्रेन में पड़ता है चेर्नोबिल यूक्रेन में पड़ता है, जहाँ ये घटना हुआ था। तो ये सही है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेर्नोबिल में हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सिवोसो, ये भी सही है। ये भी इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस हुआ था। कहाँ? सिवोस में। आपको पता है यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में, ये भी पता है कि भोपाल वाला भी घटना हुआ था। ये भोपाल वाला घटना जो हुआ था, ये घटना आपको देखने को मिला था भोपाल में, वो 3 दिसंबर 1984 को देखने को मिला था। 3 दिसंबर 1984 को, इसी को बोलते हैं भोपाल त्रासदी। क्या बोलते हैं? भोपाल त्रासदी बोलते हैं। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट लीक कर गया था। मिथाइल आइसोसाइनेट पूछेगा आपसे कि कौन सा गैस लीक किया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस था। आइसोसाइनेट जहरीली गैस था, मिथाइल आइसोसाइनेट लीक कर गया था। अगर कंपनी का बात करिएगा तो कंपनी यूनियन कार्बाइड था। कौन सी कंपनी था? यूनियन कार्बाइड था। यूनियन कार्बाइड को, घटना को भोपाल त्रासदी के रूप में जाना जाता है। हुआ था कब? तो 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये बताइए कौन सा गैस लीक किया था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक किया था। कौन सा? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो इसमें से गलत दिया है। बाकी चेर्नोबिल में हुआ था, यूक्रेन में हुआ था, सिवेसो भी हुआ था, और यूनियन कार्बाइड भी हुआ था। भोपाल त्रासदी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में देखिएगा। इस प्रश्न में बोला गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसी ने स्थापना किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। लेकिन हम दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज चलाया था।
क्या चलाया था? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे, और आर्य समाज को स्थापना किया था 1875 में। कब किए थे? तो 1875 में। और आर्य समाज का नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए नारा था। पूछेगा कि आर्य समाज का नारा क्या था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा था। लेकिन यही में पूछ देगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? तो इनको नारा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो अगर बोलेगा तो ये मारिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन अगर पूछेगा आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? तो दयानंद सरस्वती ने किए थे। आर्य समाज के नारा क्या था? तो भारत भारतीयों के लिए था। ये आर्य समाज आया था कब? तो 1875 में गठन किया गया था, 1875 में। चलते हैं, देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक में आपको फेमस है, बता देते हैं, जो गणपति महोत्सव, गणपति महोत्सव कौन करवाए थे? 1893 में। 1893 में कराए थे बाल गंगाधर तिलक। अगर बात करेगा कि शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव कौन करवाए थे? तो 1895 में करवाए थे बाल गंगाधर तिलक। अगर हम बात करते हैं कि इनका 2 पत्रिकाएं आया था, एक आया था केसरी, एक आया था केसरी और दूसरा आया था मराठी। दूसरा आया था कौन सा? तो मराठी। अगर केसरी का बात करेगा तो मराठा शब्द में था, मराठा में था। और अगर मराठी का बात करेगा तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था, इंग्लिश लैंग्वेज में था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने गठन किया था? तो गोपाल कृष्ण ने गोखले किए थे। दोस्त बता देता हूं कि अगर ये सेशन से जुड़िएगा और अगर डिस्कशन करिएगा तो आपको कम से कम 133 शिफ्ट की है इसमें, जो एनटीपीसी का है। हम आपको हु बहू ओरिजिनल पेपर जब करवाएंगे ना तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। काहे कि इसमें से जो भी ऑप्शन में रहेगा वो पॉइंट हम हमेशा बोलते रहेंगे, 1 से 2 बार बोल देंगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो सेशन से जुड़िए और दोस्तों के पास लाइक भी करिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करने के लिए कोशिश करिए, ठीक है। आगे प्रश्न पर देखेंगे। अगले प्रश्न में बोला है, इस प्रश्न में बोला है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो ये याद रखिएगा 1.44 MB होता है। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा बोले हैं कि गल्प उपन्यास निर्मला, गल्प उपन्यास निर्मला किनका है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र का। किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। क्या है? तो गल्प उपन्यास निर्मला किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। अगर मुंशी प्रेमचंद्र का बात करिएगा तो गोदान भी किनका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। फिर साथ में पूछेगा कि बताइए रंगभूमि किसका है? तो रंगभूमि भी किसका है? तो क्या बोलते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र का हो गया। अगर बोलेगा कि निर्मला किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का हो गया। अगर पूछेगा कि कर्मभूमि किनका है? कर्मभूमि अगर पूछेगा तो कर्मभूमि किनका है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का है। फिर पूछेगा गबन किसका है? गबन, तो गबन भी मुंशी प्रेमचंद्र का है। तो गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया और गबन हो गया किनका? तो मुंशी प्रेमचंद्र का। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला कि बताइए कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष सबसे अधिक होती है और जड़ के नज़दीक पहुंचने पर घटती है। अगर हम बताते हैं कि मानते हैं कि पौधा है तो सिर्फ शीर्ष पर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जो प्रकाश की ओर गमन करता है, और जब वो जड़ की तरफ आता है तो जड़ की तरफ उसका घटता जाता है। तो ये एक तरह से हार्मोन है जो प्रकाश की तरफ जाता है, ये ऑक्सीन है। कौन सा? तो ऑक्सीन। अगर हम बात करते हैं पदार्थ की हार्मोन का, पदार्थ के हार्मोन, तो पादप की हार्मोन, पादपों की हार्मोन का अगर बात करिएगा तो पादपों के हार्मोन होता है जो 2 प्रकार का होता है। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, एक होता है वृद्धि प्रवर्धक होता है, और एक होता है जो होता है वृद्धि रोधी होता है। अगर वृद्धि प्रवर्धक का बात करिएगा तो उसमें सबसे पहले हो जाता है ऑक्सीन हो गया जो प्रकाश की ओर जाएगा। फिर जिबरेलिन होता है, जिबरेलिन हो गया। तीसरा अगर बोलेगा तो साइटोकाइनिन हो गया। तो कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन काम करता है। अगर जिबरेलिन का बात करेंगे तो अंकुरन में सहायता करता है, और ऑक्सीन है जो प्रकाश के अनुवर्तन में करता है, प्रकाश की ओर जाता है। अगर वृद्धि का मतलब की बात करिएगा कि जो वृद्धि रोधी होता है, वृद्धि रोधी इसको बोलते हैं, वृद्धि रोधी बोलते हैं। तो वृद्धि रोधी में होता है कौन सा? तो एक आता है एब्सेसिक,
एब्सेसिक होता है, एब्सेसिक। और दूसरा जो होता है वो होता है एथिलीन। क्या होता है? तो एथिलीन होता है, एथिलीन। आपको पता है कि एथिलीन है जो फलों को पकाने के काम करता है। कृत्रिम प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं, और अगर कृत्रिम रूप से फल पकाना होगा तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं, क्या बताएं कि पादप हार्मोन हुआ कि दो प्रकार का, एक वृद्धि प्रवर्धक, एक वृद्धि रोधी। एक वृद्धि की ओर ले जाएगा और एक वृद्धि रोधी मतलब बाधा डालेगा। तो वृद्धि की ओर ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। और अगर रोधी का बात करिएगा, वृद्धि रोधी का बात करिएगा, तो वृद्धि रोधी में काम करता है एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन काम करता है। अगर एथिलीन का बात करिएगा तो आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? तो एथिलीन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन का। अगर बोलेगा कि कृत्रिम रूप से किसका प्रयोग करते हैं, यही आपसे सवाल में पूछा जाता है, तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, एसिटिलीन का। तो कृत्रिम रूप से एसिटिलीन हो गया, और पूछेगा कि प्राकृतिक रूप से कौन सा होता है? एथिलीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। किसका? तो ऑक्सिन का प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु है जो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। उभयचर मतलब पृथ्वी और जल में दोनों में गमन करता है, दोनों में रहता है, उसको बोलते हैं टोड, मतलब उभयचर बोलते हैं। अगर उभयचर में चैम्बर बोलेगा तो उभयचर के जितना भी उभयचर में आता है उसका 3 चैम्बर होता है। अगर कबूतर का बोलेगा तो कबूतर का 4 चैम्बर होता है। अगर पूछेगा कि कछुआ, तो कछुआ भी आता है किस में? तो उभयचर में, तो इसका भी 3 चैम्बर होता है। कितना आता है? 3 चैम्बर। अगर मनुष्य का बोलेगा कि मनुष्य में कितना चैम्बर होता है, तो मनुष्य में 4 चैम्बर होता है। अगर हम बात करते हैं कि पूछेगा आपसे कि मछली में कितना चैम्बर होता है, मछली, तो मछली में पूछ लिया जाता है 2 चैम्बर होता है। तो मछली में 2 चैम्बर होता है, मनुष्य में 4 चैम्बर होता है। पूछेगा उभयचर में 3 चैम्बर होता है, कबूतर में कितना चैम्बर होता है? तो 4 चैम्बर होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो होता है स्टैच्यूरी। अगर बात करते हैं स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या होता है? रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंकिंग के क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला गया है, प्रश्न में बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किसकी खोज स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा किया गया था। बोला किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा किया गया था? तो सिंगापुर को किया गया था। किसको? तो सिंगापुर को किया गया था, स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिएगा, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? आपको पता है कि प्रिंटर का ही एक दूसरा नाम होता है प्लॉटर, इसी का है प्लॉटर। तो प्लॉटर भी आउटपुट में आता है, प्रोजेक्टर भी आउटपुट में आता है, और मॉनिटर भी आता है। लेकिन आपको स्कैनर दे देगा और दे देगा माउस। क्या दे देगा? तो माउस। तो स्कैनर और माउस होता है जो इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। तो ये याद रखेगा, इनपुट और आउटपुट। हम बताएं आपको कि प्रिंटर या प्लॉटर, प्रोजेक्टर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, और अगर स्कैनर दे दे या माउस दे दे तो ये इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अगले प्रश्न देखिएगा, इस प्रश्न में देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है, बोला कि बताइए कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था। अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा है? तो वो है भारती। कौन सा है? तो भारती है। बोलता है कि अंटार्कटिक में वर्ष 2012 में भारत के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो अनुसंधान केंद्र था कौन सा? तो भारती था। कौन सा था? तो भारती था। लेकिन यही प्रश्न आपको और पूछ लेगा कि बताइए आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन सा है। पूछेगा कि आर्कटिक महाद्वीप में, आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन, भारत का पहला स्टेशन अगर बोलेगा तो पहला स्टेशन कौन सा है? तो पहला स्टेशन का अगर बात करेगा तो स्टेशन पहला हो जाता है क्या होता है? तो दक्षिणी गंगोत्री। क्या होता है? तो दक्षिणी गंगोत्री होता है, गंगोत्री।
दक्षिणी गंगोत्री होता है जो पहला स्टेशन है कहाँ, तो आर्कटिक महाद्वीप में। भारत का पहला स्टेशन कौन सा है, तो दक्षिणी गंगोत्री है। कौन सा है, तो दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री है जो आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन है। आर्कटिक कौन सा, तो दक्षिणी गंगोत्री। अगर भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो हिमाद्री होता है। भारत का पहला पूछेगा कि बताइए कि भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो इसका मारिएगा। अनुसंधान केंद्र का अगर हम बात करेंगे तो अनुसंधान केंद्र होता है हिमाद्री। कौन सा होता है, तो हिमाद्री होता है। अनुसंधान केंद्र हो गया हिमाद्री। भारत का पहला अनुसंधान केंद्र बोलेगा तो हिमाद्री हो गया। आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन बोलेगा तो दक्षिण गंगोत्री हो गया। और बोलेगा अंटार्कटिक में 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान कौन था, तो भारती था। तो अंटार्कटिक में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र हिमाद्री। और अब बोलेगा आर्कटिक महाद्वीप में भारत का पहला स्टेशन कौन है, तो दक्षिण गंगोत्री। कौन सा है, तो दक्षिणी गंगोत्री है। अगले प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है, इस प्रश्न में बोला 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 15 अगस्त 1947 को लास्ट जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। कौन थे, जेबी कृपलानी थे जो लास्ट अध्यक्ष थे। कौन सा, लास्ट अध्यक्ष कांग्रेस के थे। तो पूछेगा 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। कौन, जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू आप याद रखेगा 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62 तक राष्ट्रपति रहे हैं। भारत रत्न इनको मिला था 1962 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 का कराची अधिवेशन भी करवाए थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा बिमस्टेक सदस्य चीन के बेल्ट एंड रोड में भाग नहीं ले रहा था। ये है करंट का, लेकिन इसको बताने का मेरा पर्पस ये है कि अगर बिमस्टेक का बात पूछेगा तो बिमस्टेक का जो गठन हुआ था वो 6 जून 1997 को हुआ था। 6 जून 1997 को हुआ था। अगर हेडक्वार्टर का बात करेगा तो हेडक्वार्टर इसका है ढाका। कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका ढाका। अगर बात करेगा कि सदस्य कितना है, तो सदस्य टोटल 7 गो है। कौन कौन, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड। 7 देश याद रखेगा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। 7 सदस्य इसका है। तो पूछा है कि कौन सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भूटान, जो करंट पेपर था। लेकिन यहाँ से बिमस्टेक का पूछेगा हेडक्वार्टर, तो ढाका हो गया। गठन हुआ था 6 जून 1997 को। मेंबर कितना है, तो 7 है। सदस्य, 7 सदस्य कौन है, तो बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, भारत हुआ, म्यांमार हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका और थाईलैंड है। दोस्त जो बोलेंगे वो लिख लीजिएगा, ताकि थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत होता है, इसलिए बताता हूँ कि बोल देता हूँ 1 से 2 बार, उसको लिख लिया करिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था। तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लाया था लॉर्ड लिटन ने। कौन लाया था, लॉर्ड लिटन ने लाया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन ने और हटाया था रिपन ने। तो आपसे पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था कौन, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया था वो कौन लाया था, तो लिटन लाया था। लेकिन हटाया था कौन, तो हटाया था कौन, तो रिपन ने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था लिटन और हटाया था रिपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था, तो लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। किसने पेश किया था, तो लॉर्ड लिटन ने पेश किया था। दोस्त ये शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। यहाँ ये शिफ्ट में 83 तक ही प्रश्न दिया गया था। इसका PDF हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराएंगे, जिसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से सीधे टेलीग्राम से हमको जुड़ सकते हैं। NPS स्टडी से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ, और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वीडियो का लिंक भी वहाँ जाएगा और साथ साथ में जो भी वीडियो एनालिसिस ओरिजिनल पेपर का कराया जाएगा उसका भी PDF वहाँ दे दिया जाएगा। जो ये पेपर जो आज करवाए हैं इसका भी PDF टेलीग्राम पर ही आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप डिस्कशन कर सकते हैं। दोस्त बता देते हैं कि ये लेक्चर को थोड़ा लंबा वीडियो 1 घंटा से आज क्रॉस किया, इसलिए इसमें क्योंकि इसमें एनालिसिस कुछ हम ज़्यादा ही करवाए हैं। तो एनालिसिस करवा रहे हैं, टाइम से कोई भी मतलब नहीं है, बस एनालिसिस करिए और जो भी
फैक्ट बोलेंगे उसको कोशिश करिएगा नोट डाउन करने का। अगर कॉपी में लिख लेते हैं तो अच्छा है, क्या कि सारा पॉइंट यहाँ लिखना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए आपको भी हम बता देते हैं, जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक हम लिख दे रहे हैं। और इस सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्त के पास शेयर भी करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिए कि कैसा ये वीडियो लगा और कैसा हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।